हेलो स्टूडेंट्स। एंशियंट हिस्ट्री वाला जो पार्ट हमारा चल रहा है उन सभी लेक्चर्स का जो आज वाली जो हमारी वीडियो है ये सबसे लास्ट का लेक्चर होने वाला है पहले वाली सीरीज का, यानी एंशियंट हिस्ट्री के जो पार्ट है ना उसका ये लास्ट का लेक्चर होने वाला है आज हमारा, पोस्ट गुप्ता एरा। समझ गए? तो आज के लेक्चर के साथ हम सारे टॉपिक्स को जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री वाले पार्ट में हैं उनको बाइंड अप करके इस पूरी सीरीज को यहाँ पर क्लोज करने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक से हम शुरू करेंगे मेडिवल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। समझ गए ना? तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गुप्ता अंपायर। गुप्ता अंपायर जिसको गोल्डन एरा या फिर गोल्डन पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया बोला जाता है, हमने उसको डिटेल में पढ़ा था। आज बात करेंगे कि जब गुप्ता एज की का डिक्लाइन हुआ, जब गुप्ता डायनेस्टी इंडियन हिस्ट्री से जब डिक्लाइन हुआ उसका, उसके बाद इंडियन सॉइल के ऊपर कौन कौन सी छोटी डायनेस्टीज ने रूल किया, राज किया, उनकी बात करेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम उनको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। पर यार ऐसा है ना, आगे चलने से पहले एक बार मुझे सारे लोग फटाफट से रिकैप करवा लो कि हमने इससे पहले पढ़ा क्या था। तो आ जाओ ना यहाँ पर। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। एंशियंट हिस्ट्री में हमने कहानी स्टार्ट कहाँ से की थी? बोलो। स्टार्ट किया था हमने स्टोन एज से, राइट? स्टोन एज के फर्स्ट फेज को हमने क्या बोला था? पैलियोलिथिक। एक सेकेंड एक सेकेंड। पैलियोलिथिक। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने पढ़ी थी मेसोलिथिक। थर्ड नंबर पे जो स्टोन एज की सबसे लास्ट का फेज था दैट वाज नियोलिथिक फेज। ये तीनों जो एजेस थी ये स्टोन एज की एजेस हैं, ठीक है ना, जिसको हम प्री हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं तो यहाँ देखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो तीनों पार्ट्स हैं हम इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं प्री हिस्ट्री। समझिए, प्री हिस्ट्री का जो फेज खत्म होता है यानी स्टोन एज का फेज खत्म होने के साथ साथ हम कहाँ चले थे? चाकोलिथिक फेज में। चाकोलिथिक फेज या फिर उसको हम चाकोलिथिक एज भी कहते हैं। चाकोलिथिक एज में ही कौन सी सिविलाइजेशन आई थी जो इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है? दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली। अब जब इंडस वैली का दौर खत्म होता है तो इंडस वैली के बाद आए थे कौन से? आर्यंस आए थे सेंट्रल इंडिया से, जिन्होंने आकर के वैदिक कल्चर को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो यहाँ आते हैं वापस। फिर हमने पढ़ी थी वैदिक एज। वैदिक एज याद है ना, जिसको जिसमें अर्ली वैदिक एज है और लेटर वैदिक एज है। अर्ली वैदिक को हम ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, और उसके बाद आई थी लेटर वैदिक एज, जिनमें 4 वेदास की रचना की गई थी। 4 वेदास को कंपाइल किया गया था। ये वो वाला फेज था जो मोस्टली पेस्टोरल इन नेचर था। लोग एनिमल डोमेस्टिकेशन को ज्यादा प्रेफर करते थे अलोंग विद एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं। वैदिक एज जहां पर खत्म हुई उसके बाद आई द एज ऑफ महाजनपदास। महाजनपदास। महाजनपदास में हमने लगभग 16 महाजनपद को पढ़ा था। 16 में से हमने एक को डिटेल में पढ़ा है, जिसके ऊपर जिन डायनेस्टीज ने रूल किया वो लगभग लगभग पूरे भारत पर, पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे इंडिया पर उन्हीं डायनेस्टीज का रूल रहता था जो मगध में रूल करते थे। ठीक है, तो मगध की ही रूलिंग लाइनेज को हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में गुप्ता एज को पढ़ा है। तो मगध पे स्टार्ट कहां से हुआ था? हरंकाज ने इस कल्चर को स्टार्ट किया था, किंगडम्स को बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मगध के ऊपर कौन से आए थे भाई? यहाँ पर मिलता हूँ मगध। मगध मगध पे फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी कौन सी आई थी? हरंकाज। हरंकास के बाद शिशुनागास। शिशुनागास। शिशुनागास के बाद कौन सी आई थी? एक सेकेंड।
शिशुनागास के बाद आई थी कौन सी? नंदास। नंदास वो डायनेस्टी थी जो पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी रूल करने वाली, और इन्हीं के पीरियड में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया के ऊपर फर्स्ट इन्वेजन किया था। नंदास के बाद हरेंकास, शिशुनागास, नंदास, इनके बाद आए थे इंडो ग्रीक्स, यानी अलेक्जेंडर ने अटैक किया, उसके बाद कुछ टाइम तक नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में इंडो ग्रीक्स यानी फॉरेन रूलर्स का रूल रहा था, तो इनको बोलते हैं इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स को खत्म करने वाले कौन थे? उनके बाद डायनेस्टी आती है मौर्यास। मौर्यास वो डायनेस्टी थी जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसारा, उसके बाद अशोका, है ना, ये रूलर थे मौर्यास के। और जहां पर मौर्यन कल्चर की का डिक्लाइन होता है, मौर्यास के बाद कौन से आए थे भाई? शुंगास, जिसकी फाउंडेशन रखी थी पुष्यमित्रा शुंगा ने, है ना। मौर्यास, शुंगास, उसके बाद कानवास। असल में मौर्यास वो थे, एक सेकंड, जिन्होंने पूरे इंडिया पे रूल किया है। मौर्यास ने पूरे इंडिया को कंसोलिडेट करके रखा हुआ था। जो मौर्यास थे ना, बहुत ज्यादा पावरफुल एम्पायर था मौर्यास का, पूरे इंडिया पर था, ठीक है, अरेबियन सी से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक, और नॉर्थ में कंधार अफगानिस्तान तक। मौर्यस का जब डिक्लाइन हुआ उसके बाद ना मल्टीपल रूलिंग डायनेस्टीज पावर में आई थी, जिनमें सुंगास का नाम आता है, कानवास का आता है, सातवाहनास है उसके बाद, शुंगास, कानवास, सातवाहनास, उसके बाद आते हैं गुप्तास, ठीक है। इन सभी को निचोड़ करके, इन सबको अपरूट करके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किसने रखी थी? गुप्तास ने रखी थी भाई। तो यहाँ पर ये डायनेस्टी चेंज होती है किसमें? गुप्तास में, जिसको हमने भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, द एज ऑफ गुप्तास, ठीक है। वैसे इसी टाइम पर जब मौर्य का डिक्लाइन हुआ था, वहां पर साउथ इंडिया में हमने 3 रूलिंग डायनेस्टीज को पढ़ा था, जिनमें क्या कहते हैं, चेरास आते हैं, चोलास, पांड्यास, वो सब संगम एज की डायनेस्टीज हैं जिन्होंने साउथ पार्ट ऑफ इंडिया पे रूल किया था, ठीक है। उसके बाद गुप्तास देख लो। गुप्ता की एज हमने अभी पढ़ी है, जिसको गोल्डन एज भी बोला जाता है, जिनमें 9 जेम्स ऑफ गुप्तास, 9 बिगेस्ट स्कॉलर थे उस टाइम के, जिन्होंने गुप्ता कोर्ट को एडोर्न किया था, उसको सुसज्जित करते थे, उस कोर्ट की शोभा बढ़ाया करते थे वो लोग, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उस जमाने में। तो गुप्ता की एज में ही इंडिया की सबसे, यानी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज की भी शुरुआत हुई है, तो काफी कुछ अचीवमेंट्स गुप्तास की मानी जाती हैं। जब गुप्ता ने पूरे इंडिया पे रूल किया जैसे मौर्यास ने किया, तो गुप्ता एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी। जब इनका डिक्लाइन हुआ तो मल्टीपल रूलर्स, मल्टीपल स्मॉल रूलर्स, रीजनल पावर्स उभर करके इंडिया में सामने आई। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं रीजनल पावर्स को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम इसी लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। तो गुप्तास तक की कहानी सबको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं हिस्ट्री की टाइमलाइन की बात करूं, तो यहां तक अभी तक हमने कितने टाइम को कवर कर लिया है? यहां देखोगे, इस तरह से हम लाइन खींच करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टाइम के साथ साथ। मैं यहाँ कहीं 0 मान लेता हूँ, और हमने बात शुरू की थी स्टोन एज से, लगभग 5 लाख साल पहले से, ठीक। 5 लाख साल से फिर 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 40,000, ऐसे करते करते हम 0 से आते आते गुप्ता एज की जो बात हो रही है वो लगभग लगभग 4th सेंचुरी एडी की बात हो रही है, यानी 0 से हम आगे निकल आए हैं। अब हम सीधी यानी एडी वाले फेज में इंटर कर चुके हैं। हम जा कहाँ को रहे हैं? हम प्रेजेंट की तरफ चल रहे हैं। हम टाइम को ना रिकैप कर रहे हैं कि जो इससे पहले टाइम था उस पर क्या क्या हुआ था। तो इस लाइन पर हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब आगे 5th सेंचुरी आएगी, 6th सेंचुरी, 7th, 8th, 9th, 10th, और हम कहां पर भी पढ़ रहे हैं? 21st सेंचुरी में, 2026 में हम बैठे हुए हैं इस टाइम पर। तो हम इसी टाइम की तरफ आगे को बढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की पूरी इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हुए, रिकॉल करते हुए, याद करते हुए, और उसको समझते हुए कि किस जमाने में कौन लोग थे और उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, क्या क्या उन्होंने किया, क्या उनका कल्चर था, क्या उनका पहनावा था, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, ये सब हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो आज के लेक्चर पे चलते हैं, पोस्ट गुप्ता एरा। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी गुप्ता के बाद क्या कुछ हुआ, गुप्ता के जमाने के बाद का जो दौर था उसमें कौन कौन लोग इंडियन सॉइल के ऊपर, इंडियन लैंड के ऊपर रूल करने आए थे।
तो चलिए पोस्ट गुप्ता एरा में 6th सेंचुरी एडी तक आते आते गुप्ता अंपायर का डिक्लाइन हो गया था। धीरे धीरे करके ये अंपायर, इसने अपनी पावर खो दी थी, इनकी पावर खत्म हो चुकी थी और नॉर्थ इंडिया स्प्लिंटर्ड इनटू सेवरल वॉरियर किंगडम्स। तो जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया था वो छोटे छोटे रीजनल पावर्स में डिवाइड होकर के, जिसको जहां पावर आती थी वो वहीं पर किंगडम बना करके बैठ जाता था। तो छोटे छोटे रूलर्स अपनी पावर को स्टेब्लिश करने में लगे हुए थे नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में ही गुप्तास का ज्यादा बोलबाला था। यहीं पर उनकी सेटिंग पावर भी थी, कहां पर, मगध में। द पीरियड फ्रॉम 6 to 750 AD was dominated by following ruling dynasties। हाँ जी, 600 से लेकर के 750, लगभग 150 सालों तक गुप्तास के खत्म होने के बाद, खत्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि गुप्तास एकदम धरती से चले गए ना, उनकी पावर का डिक्लाइन हुआ था। यानी पूरे इंडिया पर जो रूल करने वाले लोग थे वो गुप्तास अब नहीं थे। अब क्योंकि गुप्ता जो सेंट्रल पावर थी वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, और जो रीजनल पावर्स थी, जो छोटे लोग थे, जो छोटे राजा थे, वो अपनी पावर में आना शुरू हो गए। तो 150 साल गुप्ता अंपायर के बाद किन किन डायनेस्टीज ने रूल किया, तो पहले हम देखते हैं नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में ये कुछ फेमस डायनेस्टीज थी जिन्होंने रूल किया है। इसमें हूना ट्राइब है, हून, बहुत जालिम, जंगली और वाइल्ड और अनसिविलाइज्ड किस्म के लोग थे ये, खून खराबा और मार धाड़ में विश्वास करने वाले। क्लियर, पढ़ेंगे इसको हम आराम से। साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में क्योंकि कोई ऐसी पावर नहीं थी जो पूरे इंडिया को नॉर्थ से साउथ तक यूनाइट करके रखती एक किंगडम के अंदर, वो गुप्तास खत्म हो गई थी। अब क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में अलग लोग रूल कर रहे हैं और साउथ इंडिया में ये देख लो यहाँ पर इक्ष्वाकुस हैं, चालुक्यास हैं, पालवास, कदम्बास और कालबहारास, इस तरह की कुछ डायनेस्टीज थी। ये सब लोग इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अपना अपना रूल कर रहे थे, बैठे हुए थे। अब देखो भाई, हम पहले देखते हैं नॉर्थ इंडिया की जो रूलिंग डायनेस्टीज थी गुप्तास के बाद। मैत्रकास देखो कौन थे ये, ट्रिब्यूटरी चीफ थे गुप्तास के। जिस जमाने में गुप्ता का रूल था ना, उस जमाने में ये लोग क्या थे, ये दबे हुए राजा थे। ये अपनी अपनी छोटी किंगडम्स के ऊपर ये राज किया करते थे, पर कंट्रोल किसका था ऊपर, गुप्तास का था। तो ये गुप्तास को टैक्स दिया करते थे, ट्रिब्यूट दिया करते थे उस जमाने में। तो जैसे ही गुप्तास की पावर डिक्लाइन हुई, इन लोगों ने वो टैक्स देना बंद कर दिया और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि हम लोग राजा हैं भाई, बस हमारे इलाके के हम ही राजा हैं, हम नहीं मानेंगे किसी को भी। तो ऐसा हो गया। और भाई ये जो मैत्रकास जो ये डायनेस्टी थी, इनका एरिया कौन सा था, सौराष्ट्र, आज का जो गुजरात है ना, इसके आसपास के इलाके में इन लोगों का रूल था। इनकी कैपिटल सिटी का नाम था वल्लभी, और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था ये। पढ़ाई लिखाई को लेकर के ये लोग काफी जागरूक थे, और साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स। गुजरात की आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन पता है ना, कहाँ पर है ये, अरेबियन सी के किनारे पर बसा हुआ गुजरात एक स्टेट है हमारे इंडिया की, जिसने अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर्स को प्रोड्यूस किया है हमारे इंडिया के अंदर। स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स महात्मा गांधी, और अभी प्रेजेंट में भी देख लो हमारा पूरा का पूरा कैबिनेट, मोस्टली जो सबसे इन्फ्लुएंशियल पावर्स हैं वो सब गुजरात से उठी हुई है, ठीक है ना। तो गुजरात उस जमाने में भी ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि सी साइड पर थे ये, समुद्र के किनारे पर था, तो वहां से दुनिया भर में ट्रेडिंग करते थे ये लोग, व्यापार करते थे। तो व्यापारी गुजरात के काफी फेमस माने जाते हैं, पता ना आप लोगों को। तो उस जमाने से लगभग आज से 6th सेंचुरी AD की बात हो रही है ये। उस जमाने में भी ये लोग व्यापार में काफी ज्यादा और पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा एडवांस थे। इसी डायनेस्टी के जो सेकंड रूलर था, ध्रुव सेना सेकंड वाज द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। मैत्रकास का जो सबसे फेमस रूलर था ध्रुव सेना सेकंड। और जिस जमाने में गुजरात के यानी सौराष्ट्र के अंदर ध्रुव सेना का रूल था, उसी जमाने में, उसी टाइम पीरियड पर इनके साथ एक और बड़े फेमस रूलर हुए, उनका नाम था हर्षा। और हर्षा ने इनकी बेटी के साथ शादी की थी। अकॉर्डिंग टू ह्यून सांग, इस बंदे को खास याद रखना भाई, ये नाम सुनकर के आपको चाइनीज नाम लग रहा होगा ये। ह्यून सांग, ध्रुव सेना सेकंड वाज अटेंडेड हर्षा's असेंबली एट प्रयाग। देखो, ध्रुव सेना और हर्षा दोनों में ना मैट्रिमोनियल अलायंसेस थी, यानी शादी के साथ दोनों के संबंध जुड़े हुए थे। जो ध्रुव सेना की बेटी थी उसके साथ शादी कर रखी थी हर्षा ने। और हर्षा ने उस जमाने में प्रयाग के अंदर जो असेंबली करवाई थी, जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको ध्रुव सेना ने भी अटेंड किया था। ऐसा कौन लिखते हैं, चाइना से एक विजिटर उस टाइम पर इंडिया में आए थे, ट्रेवलर आए थे, उनका नाम था ह्यून सांग।
तो जब ये बंदा इंडिया में आया था तो इंडियन डायनेस्टीज की रूलिंग सिस्टम को ये देख रहे थे और अपनी डायरी में पेन डाउन कर रहे थे कि क्या कुछ इंडिया में उस जमाने में चलता था। तो इनकी जो बुक है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स माना जाता है। तो इस इवेंट को ह्यून सांग अपनी बुक में इस तरह से बयान करते हैं। ठीक है जी, हमने एक डायनेस्टी यहाँ देखी है, मैत्रकाज नाम था इनका भाई। इनका सबसे फेमस रूलर ध्रुव सेना सेकंड। इसी जमाने में इंडिया के एक और पार्ट पर मोखारिस नाम से एक डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी, और इनका एरिया कहां पर था? कन्नौज। और फिर देखो भाई, अकॉर्डिंग टू असीरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, निमार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ लगता हुआ एरिया, ये मध्य प्रदेश का एरिया, वहां पर ये लोग रूल किया करते थे। और वहां पर एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, यानी कॉपर की प्लेट के ऊपर कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है कि इनका एक ये रूलर था भाई, ईशाना वर्मन। उसने ये टाइटल दिया था खुद को, महाराज अधिराज, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, सभी राजाओं में सबसे बड़ा राजा वो खुद को बोलते थे। और ही ऑफर्ड रेजिस्टेंस टू द हुनास। मैंने अभी आपको बताया कि हुनास बहुत जालिम, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक ट्राइब थी ये, और हुनास के साथ लड़ने की ताकत किसी में भी नहीं थी। और सेंट्रल इंडिया में से यही एक आदमी था जिसने हुनास को एक टफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था सामने से। शशांका द रूलर ऑफ गौड़ा बंगाल एंड देवगुप्ता द रूलर ऑफ मालवा किल्ड ग्रहवर्मन, हस्बैंड ऑफ हर्षा सिस्टर। ठीक है जी। उसके बाद ऐसे इनकी रूलिंग चलती रहती है। थर्ड डायनेस्टी देखो भाई, रूलिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया की, गोडास। समंत महाराजाज थे। इन्होंने बाद में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जो गुप्ताज के जमाने में दबे हुए थे या फिर उनकी कंट्रोल में रहते थे, बाद में इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया। और ये कहां पर थे भाई? नॉर्थ बंगाल में। आपको पता ना उस जमाने में ये बंगाल, आज के जो वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, असम है, और साथ में झारखंड बिहार वाला एरिया, इस पूरे को उस टाइम पर बंगाल प्रोविंस कहा जाता था, समझिए। तो वहां पर इनका रूल था। 600 एडी के आसपास जो घोड़ा डायनेस्टी थी ये पावर में आती है। हिज कैपिटल वाज करना सुबर्णा, वेस्ट बंगाल एक शहर का नाम है, वहां पर इनकी कैपिटल थी घोड़ास की। He was an oppressor of Buddhism and also cut off the Bodhi tree where the Buddha found enlightenment at Bodh Gaya। देखो भाई, ये जो शशांका था ना, इनका रूलर था ये बुद्धिज्म के बहुत अगेंस्ट था, यानी बुद्धिज्म से इसको काफी नफरत थी। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके गौतम बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसने उस पेड़ को कटवा दिया था भाई। आगे देखो, हुनास जिसकी बात मैं भी कर रहा हूँ, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत खतरनाक ट्राइब थी भाई ये। सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे ये, और बहुत खतरनाक, बहुत जालिम, बहुत ज्यादा फायर्स। द हुनास वर द बारबेरिस ट्राइब या रेस। बारबेरिस का मतलब होता है जाहिल, अनसिविलाइज्ड, जंगली टाइप के, समझ गए, जिनको कोई सिविलाइजेशन, एकदम तोड़ फोड़ में और खून खराबे में विश्वास करने वाले लोग थे ये। which came into India from Central Asia। they established their supremacy over कश्मीर। देखो भाई, इनका रीजन कौन सा था? कश्मीर, आज का पंजाब, वेस्टर्न इंडिया। Toramana was their oldest ruler and Meherkula being the most uncultured one। जो मेहरकुल राजा था इनका, वो सबसे ज्यादा जंगली, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड। वैसे तो ये सारे एक जैसे थे, पर उन सभी खराब में से भी सबसे खराब कौन सा था? मेहरकुल नाम था उनका। He attacked up to herders of Magad and was defeated by वशोधर्मन। मगध बिहार के अंदर है, तो इस मेहरकुला ने बिहार तक अटैक लॉन्च किए थे, समझ गए। पर बिहार में जाकर के, जहां पर मगध अंपायर था, मगध की जो सीट पे उस नंबर राजा कौन बैठा हुआ था भाई? वशोधर्मन। इसने मेहरकुला को हरा दिया था। वहां पर इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, कंक्वेस्ट की जो इसकी रेड थी ना, वो रेड्स वहां पर आकर के रुक गए थे इसके, वो इसका कंक्वेस्ट खत्म हुए थे वहां पर, वहां हारा था ये। हुनास ऑक्युपाइड गंधारा। गंधारा आज के अफगानिस्तान में है। destroyed the Persian Empire, and by the end of 15th century, they established a vast empire with capital at Balkh
स्कंदगुप्ता gave them a crushing defeat at 460 AD। अभी हमने गुप्ता एम्पायर में पढ़ा था कि स्कंदगुप्ता वो किंग था गुप्ता डायनेस्टी का। अभी हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, तो स्कंदगुप्ता ही वो रूलर था जिसने हुमास को क्रशिंग डिफीट दी थी, मतलब जड़ से उखाड़ा था हुमास को। अब देखो, नॉर्थ इंडिया में ही एक और डायनेस्टी थी जिनको पुष्य भूतीज कहा जाता है। थानेश्वर, उड़ीसा की बात है उसके आसपास की। गुप्तास रूल्ड ओवर नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया फॉर अबाउट 160 ईयर्स। लगभग 150 सालों तक गुप्ता अंपायर का रूल रहा पूरे इंडिया में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट में। डिस्पाइट पॉलिटिकल राइवलरी एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग दीज स्टेट्स, थानेश्वर was formed into an independent state by पुष्यभूतिस। सॉरी भाई, उड़ीसा नहीं, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा के आसपास की एरिया को उस टाइम पर थानेश्वर का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर पुष्यभूतिस ने अपना एक माइनर सी करेक्शन थी, इसको ठीक कर लेना, उड़ीसा नहीं, कुरुक्षेत्र हरियाणा के आसपास की बात है ये। वहां पर पुष्यभूति नाम की जो ट्राइब थी, जो डायनेस्टी थी, इसने खुद को एस्टेब्लिश किया। दिस डायनेस्टी इज ऑल्सो कॉल्ड वर्धन डायनेस्टी। भाई साहब, पुष्यभूतिस, मैं यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं, पुष्यभूति डायनेस्टी को वी वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है। derives its name from its founder पुष्यभूति who ruled over थानेश्वर। तो फाउंडेशन किसने रखी थी इस डायनेस्टी की? पुष्यभूति ने। इसी डायनेस्टी को वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है। प्रभाकर वर्धन was fourth king of this dynasty under whose reign the Pushyabhuti dynasty became powerful and strong. He fought against the Hunas। ठीक है जी। प्रभाकर वर्मन सबसे फेमस और सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर थे इनके, और इसी रूलर ने क्या किया था? हुनास के खिलाफ कन्क्वेस्ट किए थे। Established his control over गुजरात एंड मालवा। इस बंदे ने गुजरात और मध्य प्रदेश के एरिया को भी अपनी किंगडम के अंदर एनेक्स कर लिया था, शामिल कर लिया था, ऐड कर लिया था। सबसे बड़े बेटे इस बंदे के राजवर्धन, बट वाज मर्डर्ड बाय शशांका। तो राजवर्धन इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। जैसे ही राजवर्धन अपनी राजगद्दी पे बैठता है, थ्रोन पे बैठता है, तो उसका कत्ल कर दिया था किसने? शशांका नाम के किंग ने। अब देखते हैं कि ये शशांका कौन था। आगे चलते हैं भाई। इसी डायनेस्टी में एक और रूलर थे, हर्षवर्धना, हैड नोन द वीकनेस ऑफ group of small kingdoms and conquered his neighbors to integrate them into his empire। फिर क्या किया? He accepted the throne on the advice of Avalokiteshvara Bodhisattva with the title of Rajputra। अब ह्यून सांग, ये चाइनीज ट्रेवलर थे, और भानाबाता, ये हर्षास की दरबारी कवि थे। ये रोट सीयूकी एंड हर्ष चरित्रा। इस ह्यून सांग ने कौन सी बुक लिखी है? सीयूकी। और बाना भाता ने कौन सी लिखी है? हर्ष चरित्र, जिसमें उसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है। अब हर्षास प्लेज, नागनंदा, ये कुछ फेमस प्लेस के नाम है, बुक्स के नाम है। नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, कुछ फेमस प्लेस हैं भाई जो उस जमाने में लिखे गए हैं। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। इस किंग के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि अचीवमेंट्स बहुत बड़ी है हर्षवर्धन। सपोर्टेड शैविज्म। हिंदुइज्म में कौन से धर्म को ये मानने वाले थे? शैविज्म सेक्ट को, ठीक है। और बुद्धिज्म को भी ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली देखते थे। और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज किया, मतलब बहुत सारे ग्रांट्स दी, पैसा दिया, और वहां पर स्कॉलर्स को रिस्पेक्ट मिली, वहां उनको स्पेस मिली, यानी संभाल के रखा उसको। नालंदा यूनिवर्सिटी जो गुप्तास ने स्टैब्लिश की थी, उस यूनिवर्सिटी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, उसकी लेगेसी को मेंटेन करते हुए हर्षवर्धन ने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और नालंदा यूनिवर्सिटी को और ज्यादा डेवलप किया, उस पर पैसे खर्च किए। ये इनकी नंबर 1 अचीवमेंट थी, नालंदा यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज करना। डिफीटेड मालवा आर्मी ब्रिंगिंग कनौज अंडर हिज कंट्रोल। मालवा को ऐड किया अपने राजधानी में, अपनी किंगडम में। अपनी सिस्टर को
रेस्क्यू करके वापस लाया शशांका से। शशांका याद है ना आपको, जिसने लास्ट हर्षा रूलर को, एक सेकंड यहां देख लो, शशांका, यहां पर शशांका ने क्या किया था, राजवर्धन को मर्डर करके हरा दिया था, उसको मार दिया था। उसकी वाइफ को उठा करके चले गए थे, वाइफ को, या फिर एक सेकंड, दिस रिजल्टेड इन हिज यंगर ब्रदर हर्षा बिकमिंग द किंग ऑफ थानेश्वर। राजवर्धन को जब उसने मर्डर किया, तो राजवर्धन की मर्डर के बाद राजवर्धन का छोटा भाई, जिनका नाम क्या था, हर्षवर्धन, जिनके बारे में हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ देखो, हर्षवर्धन, अपने भाई की मौत के बाद यह बंदा उस डायनेस्टी के रूलिंग थ्रोन पर बैठा। अपनी सिस्टर को भी इस बंदे से रेस्क्यू करके वापस लाया। डिफेटेड शशांका, जिसने इसके भाई को मार दिया था, उस किंग को जाके मार दिया, उसको हरा दिया। एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ कंगोडा इन उड़ीसा। तो भाई कुरुक्षेत्र हरियाणा से जिनकी रूलिंग एरिया स्टार्ट हुआ था, वो धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल तक, उड़ीसा तक चल पड़ा। ये इतने एरिया को अपने कब्जे में कर लिया किसने, हर्षवर्धन ने। He had 1 lakh horses and 60,000 elephants. अब इसकी सेना में 1 लाख घोड़े और 60,000 के आसपास हाथी थे। उस जमाने में जिस सेना के अंदर घोड़े और हाथी हुआ करते थे, उस आर्मी को उतना ज्यादा स्ट्रांग माना जाता था उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ब्राह्मण इसको ग्रांट दी थी लैंड्स की फॉर्म में। ह्यून सांग जो चाइनीज ट्रेवलर था, उसने इस वाली बुक को लिखा था, केम ड्यूरिंग हिज रीन एंड गेव डिटेल्स अबाउट कन्नौज असेंबली। भाई इसी के रूलिंग टाइम पीरियड में ह्यून सांग इंडिया में विजिट किया था। पहले इनकी कैपिटल थी थानेश्वर, आज के कुरुक्षेत्र के आसपास थी, हरियाणा में थी ये, और वहां से शिफ्ट करके कहा, कन्नौज में शिफ्ट कर दिया उसको, उड़ीसा के आसपास। He defeated by Pulakeshin at the banks of Narmada River. Pulakeshin II described him as the Lord of the North. भाई एक राजा थे, उनका नाम था पुलेक्शिन। एक और डायनेस्टी की बात होने वाली यहाँ पर। पुलेक्शिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, लेकिन हराने के बाद भी उसने हर्षवर्धन को टाइटल क्या दिया था, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, कि पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया का लॉर्ड, भगवान माना जाता है इस बंदे को। तो इतना फेमस था ये। और उसको कुछ नाम दिया था, अब इस नाम को आप लोग खुद पढ़ लेना भाई क्या लिखा हुआ है। He brought 5 indices or regions under his control: Punjab, Kannauj, Bengal, Odisha and Mithila. भाई हर्षवर्धन की बात हो रही है। हर्षवर्धन ने इंडिया के 5 बड़े प्रोविंसेस को यूनाइट करके अपनी किंगडम में शामिल कर लिया था। कौन कौन से, पंजाब, सिर्फ आज के पंजाब को मत देखना, आधा पाकिस्तान इसके अंदर आता था उस जमाने में, ठीक है। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा, मिथिला, बहुत बड़े प्रोविंस थे उस जमाने के ये 5। इन 5 को उस इंसान ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब देखो और इसने क्या काम किए, नालंदा, वल्लभी और दिवाकर, ये यूनिवर्सिटीज उस जमाने में इंडिया की सबसे लीडिंग और सबसे सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर हुआ करते थे हायर एजुकेशन की। हर्षास कोर्ट वाज अडोर्न बाय विद लिटरेरी ज्वेल्स लाइक बाना भाता, उसके बाद मयूरा, मतंग, दिवाकर, जयासेना, ये जो बहुत उस जमाने के पढ़े लिखे और बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे, ये हर्षवर्धन के कोर्ट में आराम से रिस्पेक्टफुली इज्जत से बैठ करके उस कोर्ट को अपने ज्ञान के साथ रोशन किया करते थे, उसको सजाया करते थे। ये कुछ ऑफिशियल्स के नाम है, उस जमाने में हर्षवर्धन के टाइम पर ऑफिशियल्स के नाम क्या थे, उनका रोल क्या क्या होता था, यहाँ पर दिया, आपको देख लेना। इस पेज के ऊपर भाई हमारे साथ कनेक्ट होने के कुछ ऑप्शन है, आप लोग जरूर इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके, पता तो है ना आपको कि यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिलते हैं एडिटेड फॉर्म में। जो भी मैं यहाँ पर जितने मेरा काम कर रहा हूँ सारा का सारा, वो आपको वहाँ मिलेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यूट्यूब में हमारे लेक्चर्स आते हैं, और इंस्टाग्राम ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, आप इस पे मेरे पास भी आ सकते हो मन करे तो। रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द साउथ, हमने नॉर्थ इंडिया को देख लिया और इसमें हमने हर्षवर्धन के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। साउथ इंडिया में क्या कुछ हो रहा था उस जमाने में, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी, इक्ष्वाकु वंश की, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। साउथ में याद है ना आपको, संगम एज के आसपास सातवाहनास नाम से एक डायनेस्टी थी जिन्होंने साउथ इंडिया पे रूल किया था।
सातवाहनास का डिक्लाइन हुआ, उनका फॉल हुआ। उसके बाद इक्ष्वाकु आ गए भाई वहां पर ईस्टर्न पार्ट में। उन्होंने बहुत सारे नागार्जुन कोंडा और धारानी कोंडा, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, बिल्डिंग्स बनाई थी। किसने? इक्ष्वाकुस ने। उसके बाद उन्होंने भी क्या किया, लैंड ग्रांट्स देना शुरू किया। ब्राह्मण्स को या फिर लोगों को गिफ्ट में लैंड दिया करते थे, लैंड के पीसेस को गिफ्ट किया करते थे। और कौन से रीजन में? कृष्णा गंटूर रीजन, कृष्णा रिवर है ना साउथ इंडिया में, उसके आसपास की बात हो रही है। और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, बहुत सारे हिस्टोरिकल लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में, जिनके ऊपर हमें इक्ष्वाकुस के बारे में पता लगता है। देयर रूल एंडेड विद द कंक्वेस्ट ऑफ पल्लवास ऑफ कांची। तो भाई इक्ष्वाकुस को किसने खत्म किया? पल्लवास ने। यानी पल्लवास ने इक्ष्वाकुस को डिक्लाइन, इनका डिक्लाइन किया और खुद की पावर को एस्टेब्लिश किया। हिस्ट्री में यही तमाशा कुछ चल रहा है बस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। जो जितना पावरफुल है वो कमजोर को दबा करके अपनी रूलिंग डायनेस्टी को वहां पर एस्टेब्लिश कर लेता है। सेकंड जो डायनेस्टी है उसका नाम है चालुक्यास। इनकी जो कैपिटल थी वो वट्टपी थी। आज की कर्नाटक का जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां की बात हो रही है। देयर रॉयल एम्बलम वाज वरह, ये हिंदी वर्ड है वरहा, ठीक है, एक एनिमल का नाम है ये। ये उनका रॉयल एम्बलम था, यानी उनका जो जो उनका राजकीय निशान था ना, जिसको हम नेशनल एम्बलम कहते हैं, वो क्या था? वराह। दे क्लेम्ड देयर डिसेंट आइदर फ्रॉम ब्रह्मा और मनु और मून। उनका ऐसा मानना था कि वो पैदा कहां से हुए हैं, या तो भगवान ब्रह्मा से, या फिर मनु से, या फिर मून के साथ, चांद से। owing to the Brahmanical origin as हरितिपुत्रास ऑफ द मानव्य गोत्रा। भाई ये लोग अपने आप को बहुत उच्च कुल, ऊंचे वंश से कनेक्टेड मानते थे। पुलेक्शन फर्स्ट फाउंडर थे चालुक्यास की। इन्होंने कदम्बास को ओवरथ्रो किया। अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया किसने? पुलेक्शन फर्स्ट ने। याद है ना आपको? अश्वमेध यज्ञ वही लोग किया करते थे, वही किंग्स करते थे जिनमें बहुत सारा दम होता था, पावर होती थी, ताकत होती थी, कि उनको हराने वाला अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वो अपने फिर एक हॉर्स को खुला छोड़ देते थे, और जो राजा उस हॉर्स को पकड़ के बांधता था, फिर आपस में होती थी फाइट। जो विनर होता था वो अपने टेरिटरी को एनेक्स करता था, एक्सटेंड करता था, बढ़ाता था। समझ आ गई? अब इनके बारे में कहां पर पता लगता है? अलहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलेक्शन सेकंड written by his court poet Ravi Kirti in Sanskrit language with a Kannada script gives an account of the western Chalukyas of Badami। तो भाई यहाँ पर अलहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलेक्शन सेकंड, इसके ऊपर इनके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। गोवा में देखो क्या हुआ, was conquered by कीर्तिवर्मन फर्स्ट। गोवा वाला एरिया भी इन्होंने अपने किंगडम के अंदर शामिल कर लिया था। किसके जमाने में? कीर्तिवर्मन जो किंग था इनका, उसके जमाने में। पुलेक्शन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धना। पुलेक्शन सेकंड जो था ना, देखो साउथ इंडिया में लोगों की पावर है, और ये नॉर्थ इंडिया के एक बहुत बड़े रूलर को हरा देते हैं। उसका नाम क्या था? अभी हमने पीछे पढ़ा है, हर्षवर्धना। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलेक्शन सेकंड ने। और पुलेक्शन फर्स्ट कौन था? यहाँ देखो फाउंडर। और पुलेक्शन सेकंड ने क्या किया था? हर्षवर्धन को हरा दिया था। नर्मदा रिवर के किनारों पर इनके बीच में फाइट हुई थी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड, ठीक है जी, एक और राजा को भी इसने साथ साथ में हरा दिया था। एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ दक्षिण पथेश्वर ऑन लाइंस ऑफ हर्षास टाइटल ऑफ उत्तर पथेश्वर। देखो भाई, नॉर्थ इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट किंग उस जमाने में कौन था? उनका नाम था हर्षवर्धन। जब इस बंदे ने साउथ इंडिया से उठ करके नॉर्थ के हर्षवर्धन को हरा दिया, उसको हराने के बाद इसने खुद को टाइटल क्या दिया? दक्षिण पथेश्वर। दक्षिण कहते हैं साउथ को, हिंदी वर्ड है ये दक्षिण, यानी लॉर्ड ऑफ द साउथ इंडिया। और जब इसने हर्षा को हराया था ना, तब इसने खुद को ये अपना टाइटल दिया था। तो हर्षवर्धन ने खुद को क्या टाइटल दिया हुआ था? हर्षवर्धन को लोग क्या नाम से जानते थे? उत्तर पथेश्वर, यानी उत्तर बोलते हैं नॉर्थ को, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा लॉर्ड, सबसे बड़ा किंग। अब नेक्स्ट आती है पल्लवास ऑफ काची।
तो पालवास कहीं तमिलनाडु के आसपास इनका भी रूल था। They were the local tribe who established their authority in the uh, Tondai Nadu और लैंड ऑफ क्रीपर्स। भाई इस एरिया के आसपास कहीं इन्होंने अपनी राजधानी को एस्टेब्लिश किया था। देयर कैपिटल वाज कांची, मॉडर्न कांचीपुरम बिकेम फेमस टाउन ऑफ टेम्पल्स एंड वैदिक लर्निंग अंडर देम। वाह भाई वाह, कांची ये जो शहर था साउथ इंडिया का, इनके जमाने में, पालवास के जमाने में इस शहर ने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस हासिल की। किस किस में? टेम्पल बिल्डिंग में और साथ में वैदिक लर्निंग में। यानी लर्निंग एंड आर्किटेक्चर का अ, बहुत बड़े सोर्स थे ये लोग पालवास। इनकी फाइट कदम्बास के साथ भी होती रही और इस तरह से बहुत सारे टैक्स फ्री विलेजेस थे भाई जो ब्राह्मणों को दिए थे इन लोगों ने। इस तरह से नरसिम्हा वर्मन इनके बहुत इंपॉर्टेंट किंग हुए जिन्होंने पुलेक्शियन सेकंड को हरा दिया था। ऐसे करके ये सारी बात आप ध्यान से देखोगे। अब देखो भाई यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल। द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज्ड अंडर नरसिम्हा वर्मन। इस वाली बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। आपको पता ना साउथ इंडिया का जो टेम्पल है उनका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैसा है, उस आर्किटेक्चर स्टाइल को बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल। DRAVI, द्रविडियन स्टाइल। आर्किटेक्चर तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ जो टेम्पल्स हैं, इस द्रविडियन आर्किटेक्चर का जो इमर्जेंस है वो कब शुरू हुआ, वो कब किस जमाने में ज्यादा फला फूला? ये नरसिम्हा वर्मन, ये किंग था भाई सेकंड। ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं। कदम्बा किंगडम, इस किंगडम को मयूर शर्मन ने फाउंड किया था और ये ब्राह्मण वर्णा से बिलोंग करते थे। आज का जो कर्नाटका है और कोंकण, इसके आसपास 4th सेंचुरी एडी में इस इंसान ने कदम्बा किंगडम की फाउंडेशन रखी थी। इनकी जो कैपिटल थी विजयंती या फिर भानावासी, जो नॉर्थ कैनरा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पर इन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद काल बहारास देखो, ये और डायनेस्टी थी, ये भी साउथ इंडिया की काफी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। दे इम्प्रिजन्ड द रूलर्स ऑफ चोलास, चेरास एंड द पांड्यास। सबसे बड़ी अचीवमेंट भाई इनकी देखो, काल बहारास वो डायनेस्टी थी जिन्होंने क्या किया, संगम एज की 3 बड़ी फेमस और पावरफुल डायनेस्टीज को क्या किया था, इम्प्रिजन कर दिया, जेल में बंद कर दिया भाई इन किंग्स को। तो किस किस को? दे इम्प्रिजन्ड द रूलर्स ऑफ चोलास, चेरास, पांड्यास। पता साउथ इंडिया के संगम एज के जमाने के ये सबसे प्रोमिनेंट रूलर्स थे साउथ इंडिया में। ये डायनेस्टीज थी चोलास, चेरास और पांड्यास की, जिन्होंने बहुत शानदार और लाजवाब मार्वलस टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन करवाई थी साउथ इंडिया में। दे एस्टैब्लिश्ड देयर होल्ड इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु के आसपास साउथ इंडिया में काल बहारास ने बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया भाई अपना। अब ये कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, सेविका चिंतामणि, कुंदल केसी were written during this period. Negandus were also composed during this period। एक इंपॉर्टेंट बुक है भाई, एक डिक्शनरी है तमिल लैंग्वेज में, ये भी इनके जमाने में कंपोज की गई। तमिल सिद्धार्थ लाइक थिरुमुलर preached philosophical ideas। Buddhist educationist institutions were called घातिकास। भाई जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी तमिलनाडु में इस जमाने में, उनको घातिकास कहा जाता था। स्कॉलर्स लाइक बुद्ध दाता, बुद्ध घोषा एंड बोधि धर्मा लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बुद्धिज्म के जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे वो भी इस जमाने में काफी फल फूल रहे थे, उनको काफी पैट्रोनाइज मिल रही थी इन लोगों से। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन सबको आप आराम से देख लेना और अपने नोट्स के ऊपर इसको नोट डाउन कर लेना। तो आज के लेक्चर के साथ ना हम लोगों ने पूरी की पूरी जो एंशिएंट हिस्ट्री है हमारी उसको कवर अप कर लिया है। इसके बाद पहले हम एंशिएंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। थोड़ा देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है और इसमें से कुछ एमसीक्यूज को हम सॉल्व करके एक लेक्चर के अंदर फिर चलते हैं आगे
मेडिवल पढ़ा था हिस्ट्री के ऊपर। तो पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें, डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लाते रहें। इस तरह से कनेक्टेड फील होकर के हम लोग अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, राइट? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, कीप ब्रशिंग अप योरसेल्फ। थैंक यू।